সভাপতি আমাদের পার্টির পনেরো সদস্য রামচন্দ্র ডোম, ইতিমধ্যে আপনারা কমেন্ট আবাসের কথা শুনেছেন, কমেন্ট গৌরাঙ্গর কথা বলেছে। খুব কম সময় বলেছে যাতে আমরা একটু সময় নিয়ে বলতে পারি। এই বাজনা কানের কাছে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা শুনতে পাচ্ছেন তো আপনারা? আমাদের বোনেদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে না তো? আচ্ছা, আমি প্রথমে যারা দীর্ঘ পথ পদযাত্রা করেছে, সিআইটিউ, কিষাণ সভা, ক্ষেত মজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়ন, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে গোটা জেলা জুড়ে, এবং যে মানুষ উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, সমর্থন জানিয়েছেন, তাদের সবাইকে আমি লাল সালাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আমরা এখন এখানে মিটিং করছি, গতকাল দুর্গাপুরে সমাবেশ হয়েছে পদযাত্রা শেষে। একইভাবে গতকাল আমাদের বাংলা ভাষা যাত্রা হুগলি জেলা অতিক্রম করে উত্তর চব্বিশ পরগনা ঢুকেছে। আজকে 3 ভাগে ভাগ হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে হচ্ছে। একই সময় বাঁকুড়ায়, একই সময় পশ্চিম মেদিনীপুরে, পূর্ব মেদিনীপুরে, হাওড়া জেলায়, কলকাতায় এই বাংলা ভাষা যাত্রা চলছে। কেন এই বাংলা ভাষা যাত্রা? আসলে আমাদের বাংলা যদি না বাঁচে, দেশ বাঁচবে না। দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ধর্মের নামে উন্মাদনা তৈরি করার জন্য, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য, আদানি আম্বানিদের হাতে আমাদের সমস্ত কিছু তুলে দেওয়ার জন্য ওরা প্রথম শর্ত করেছিল এই লাল ঝান্ডা যে বিরোধিতা করবে। আর লাল ঝান্ডার ঘাঁটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এই জন্য কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিল পরিকল্পনা মাফিক। তারপরে মমতাকে নিয়ে চাষ করেছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে ধর্মের ভিত্তিতে, ধর্মীয় আবেদনের ভিত্তিতে, ধর্মীয় গুরুদের ব্যবহার করে, ধর্মীয় উৎসবকে ব্যবহার করে মানুষকে ভাগ করতে পারে। আমাদের রাজ্য সবাই জানত বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি। এখানে লড়াই হয়েছে কৃষক আন্দোলন। এই গ্রামে হরেকৃষ্ণ তোমার এসছিলেন কৃষক আন্দোলন করতে। চা বাগান হোক আর কয়লা খাদান হোক, শ্রমজীবী মানুষের লড়াই হচ্ছে, খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই হচ্ছে, শিক্ষার দাবিতে লড়াই হচ্ছে, ছাত্র শিক্ষকের, মা বোনদের সমান অধিকারের জন্য মহিলা আন্দোলন হচ্ছে, বস্তু উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, विस्थापन के खिलाफ लोग लड़े हैं। हमारी लड़ाई शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधा के लिए, कारोबार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। देखिए कुछ जगह पर हमारे देश में कहा गया ये सब भूलो। मंदिर मस्जिद के नाम पर सामने तो लाया गया कि धार्मिक आस्था की बात हो रही है, भावना की बात हो रही है, और पीछे से वो हमारे तमाम जो संघर्ष है, संघर्ष का जो इतिहास है, उसको मिटाने के लिए। क्यों? कि लाल झंडा रहेगा तो वो तो फिर ये जो बड़े बड़े लुटेरों का जो लूट का खसोट का जो साम्राज्य बन रहा है उसका विरोध में रहेगा। इसलिए सबको लेकर के बोला लाल हटाओ, देश बचाओ। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं, उसके साथ भाजपा, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, आरएसएस, बजरंग दल, एसयूसी, कांग्रेस, माओवादी, कोई पीछे नहीं था। सब मिलकर के बोला लाल हटाओ, देश बचाओ। लाल हटा लेकिन देश नहीं बचा। इसलिए आज अगर देश को बचाना है तो लाल झंडे को मजबूत करना है और भी ज्यादा ऊंचे उठाना है लाल झंडे को। लाल झंडा कैसे ऊंचा उठेगा? उसका शक्ति निर्माण करना है। हमारा लाल झंडा अलग से कोई मामला नहीं है। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे खेतिहर मजदूर, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे महिलाएं हैं, हमारे बस्तीवासी हैं, ये तमाम लोग जब एकत्रित होते हैं और अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, तब लाल झंडा मजबूत होता है।
बहुत से लोग बोलते हैं अरे अभी लाल झंडा कमजोर हो गया, सीपीआईएम कमजोर हो गया। नहीं, ये लोगों का एकता कमजोर हो गया, लोगों का संघर्ष का जो मूड है वो कमजोर हो गया। जब लाल झंडा कहती है अपने हक के बारे में, अधिकार के बारे में, और जो दक्षिणपंथी है वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ममता है तो दे देगी, और बोलते भी है वो लोग हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अरे कोई किसी को नहीं देता, लूटने के लिए आए हैं ये लोग। अपना हक छीन के लेना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के लिए संगठन बनाना पड़ता है, और जात पात धर्म मजहब इससे भाषा से ऊपर उठ करके लोगों को एकत्रित करना पड़ता है। लाल झंडा कमजोर हो जाने का मतलब लोगों का एकता कमजोर हो जाना। आप देखो अभी 26 का चुनाव आगे बढ़ रहा है, अरुणा यादव फिर से मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान का हवा खड़ा किया जा रहा है, मीडिया में भी राजनीति में भी। क्यों? क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि हमारा उद्योग बचाना पड़ेगा, उद्योग नहीं बचेगा तो रोजगार नहीं बचेगा, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे स्टील फैक्ट्री हो, चाहे छोटा मोटा कारोबार हो, तो उद्योग को बचाने के लिए हमारा ये पर्याप्त होगा। रोजगार को बचाने के लिए, और ये रोजगार बचेगा मतलब लोग बचेगा, हमारा परिवार बचेगा। अगर लोग बचेगा, परिवार बचेगा, तभी ना जिला बचेगा। जिला बचने का मतलब जिला का कृषि, जिला का उद्योग, जिला का धंधा, जिला का रास्ता घाट खदान कारोबार अस्पताल स्कूल, ये सबको बचाना पड़ेगा। और इसको बचाने के लिए कोई मोदी कोई ममता काम में आने वाले नहीं है। वो झूठ बोलते हैं चुनाव से पहले, अभी फिर चुनाव आएगा, फिर मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, ममता आएंगे। आप देखो बीजेपी के हाथ में क्या हुआ, कोयला खदान, ये ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वर्षों से चल रहा था, लेकिन किस तरह से आज उसको नुकसान के कगार में ले जाया गया। कर्मचारियों का जो तनख्वाह है महीने के 2 तारीख को होना था, कभी 10 तारीख को हुआ, कभी 12 तारीख को हुआ, 13 तारीख को होगा। ये हमारे जो एयर इंडिया, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये तमाम जिस तरह से रेल बेचने का जो तरीका है, ये उसी तरीका देखा जा रहा है कोल इंडिया के बारे में भी, कि वो निजीकरण करना चाहते हैं। पहले उसको नुकसान कर दो, नुकसान कैसे होगा, भ्रष्टाचार करो, जो मुनाफा जहां से होता है वहां चोरी धांधली करो, और उसके बाद कहो कि ये तो नुकसान में चल रहा है। इसलिए कोयला खदान के मजदूर, और सिर्फ मजदूर नहीं, सिर्फ परमानेंट मजदूर नहीं, सिर्फ ठेके के मजदूर नहीं, बल्कि ये तमाम इलाके में जो दुकान बाजार हाट शहर नगर बसा है, वो सब ये खदान के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर कला खदान चला गया तो फिर हमारा जो अर्थनीति है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। तो मोदी बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं। हमने कांग्रेस की हुकूमत को समर्थन किया था जब बैंक और कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आज मोदी उसके ठीक उल्टा तरफ ले जा रहे हैं। जो भाजपा के समर्थक हैं हम उनसे बोलेंगे, आरएसएस बीजेपी का प्लानिंग है। वो हमारे मुंह में कहते हैं स्वदेशी, लेकिन वो ट्रंप के दलाली करते हैं, जैसे अंग्रेज शासन का दलाली किए थे। जिस तरह से आजादी की लड़ाई में वो कभी हिस्सा नहीं लिए, वो साम्राज्यवादी तत्व के साथ थे। और इसलिए आज वो हमारे उद्योग, हमारे कृषि, ये सबको बनाएंगे ऐसा आप सोच नहीं सकते। आज कृषि बर्बाद हो रहा है, खेती बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि देश को अगर बचाना है तो देश का जनता को बचाना है, और देश का जनता को अगर बचाना है तो उसका खाद्य का अधिकार, उसका रोजगार का अधिकार, उसका शिक्षा का अधिकार, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का, यातायात करने का अधिकार, उसको रक्षा करना है। ये बीजेपी सामना सामने ये बात नहीं करती, लेकिन योजना बनाती है। आप कोयला खदान के बारे में कर लो कि ये आरएसएस का तत्व का योजना है, बीजेपी सरकार उसे लागू कर रही है। और यहाँ टीएमसी क्या कर रही है? हमने कहा टीएमसी को बनाया गया तो टीएमसी को इसी काम, इसी धंधा करने के लिए जो बीजेपी का स्कीम है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसको लागू करने के लिए उसको थोड़ा गया कि चलो तुमको थोड़ा तोड़ाबाजी करने का, थोड़ा वसूली का, थोड़ा गुंडागर्दी करने का, थोड़ा महिलाओं को उत्पीड़न करने का, थोड़ा क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार करने का हम तुम्हें मौका देते हैं। तो मौका लिए आज ये तमाम जगह पर पहले कहा गया कि यूनियन नहीं कर सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते, जुलूस नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, तो हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको छीनने का कोशिश किया गया, क्योंकि वो जानते थे नाइंसाफी होगा और नाइंसाफी होने से इंसाफ के गुहार लगाएंगे लोग, ताकि वो नहीं लगा पाए। इसलिए वो सब लोग मिलकर कहे कि ये लाल झंडे को कमजोर करना पड़ेगा। आज अगर हमारा उद्योग को बचाना है, खदान को बचाना है, खनि को बचाना है, तो फिर से लाल झंडे की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। अब देखो अभी ये हमारे खेतियार मजदूर हैं, वो भी 23 तारीख को बुलाए के कलकत्ते में बड़ा जुलूस होगा। क्या मांग लेकर के कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि मनरेगा का 100 दिन का काम है वो बीजेपी टीएमसी बंद करके रखी है, उसको फिर से चालू करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का चालू करो, पहला अगस्त से रोजगार गारंटी कानून लागू करो। बीजेपी की सरकार दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वो हाई कोर्ट की राय के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट तमाचा लगाया कि तुम ये कानून है, कानून में 100 दिन का काम देना पड़ेगा। हमने मनमोहन सिंह की सरकार के समय वो कानून बनाए थे, समर्थन किया था, वो कहे कि आप लागू करो। अभी मोदी क्या करे, आज का खबर है, कल देखो क्या अखबार में आएगा, वो मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, कानून बना रोजगार का, उसको बदलना चाहते हैं। ये बीजेपी को लोग समझे थे गेम चेंजर होगा, लेकिन दरअसल ये नेम चेंजर है। वो नाम को बदलना चाहता है। नाम बदल के क्या करेगा, क्या नाम रखा मालूम है? हम जब कह रहे 100 दिन का काम को 150 दिन का काम करो, हम जब कह रहे दिहाड़ी का मजदूरी का कीमत बढ़ाओ, जब हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को कानूनी बंदोबस्त करो उसके खिलाफ, जब हम ये कह रहे हैं फिर से जॉब कार्ड देकर के लागू करो, मोदी सरकार नाम बदल रही है। वो महात्मा गांधी का नाम हटा करके वहां पे वो दूसरा नाम ले आएंगे। हम कोई महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक नहीं है, उनका नीति हमारा नीति अलग था, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिए है। रास्ता हमारा अलग हो सकता है, लक्ष्य एक था, उसको हम कहते राष्ट्रपिता, लेकिन बीजेपी का उससे बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो कहते हैं अहिंसा और बीजेपी कहता है हिंसा। वो नाथूराम गोडसे जो गांधी जी को खून किया था उसका पुजारी है। तो मनरेगा कानून लागू करने के बजाय अभी पार्लियामेंट में बिल आया है, तो उसका नाम बदलना पड़ेगा। नाम क्या रखेंगे? बहुत कायदे से नाम रखे हैं, जी राम जी कानून ला करके। अब लोग कहेगा नहीं भैया चलो राम भक्त है, राम का नाम रखा है, वो दिखावा है। ये राम और रामायण का राम नहीं है, अयोध्या का राम नहीं है, ये है रोजगार और आजीविका। इसके नाम से वो अपना जिम्मेदारी हट रहे हैं। जो 100% रोजगार गारंटी का कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, वो भी कह रहे हैं कि हम 60% देंगे और राज्य सरकार 40% देगी। राज्य सरकार देगी। ममता बनर्जी जो राज चला रही है, 8 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है। स्कूल में मिड डे मील चलाने का पैसा नहीं है, दिए नहीं दे रहे हैं, स्कूल के बिल्डिंग टूट रहा है, टीचर्स रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, अस्पताल में दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। कोई भी काम करो तो ममता कहती हमारे पास पैसा नहीं है, और सरकार दिल्ली में कह रहे कि हम 60% देंगे और राज्य सरकार 40% देगी। दोनों का मिलीभगत है, वो मजदूरों का हक को छीनना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपने लोग बिहार में जीत कराए भाजपा की सरकार। आने के बाद पहला काम क्या किए? बुलडोजर लेकर के विस्थापन शुरू किए। सड़क के किनारे दुकान है, बस्ती है, मकान है, उसको वो तोड़ रहे हैं, बुलडोजर पुलिस कर रहे हैं। हमारे यहाँ के दुर्गापुर में बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की। हमारे बस्ती जो उन्नयन समिति है, पश्चिम बंगाल बस्ती उन्नयन समिति, उसके नेतृत्व में लड़ाई जारी है। हम हर किस्म के विस्थापन के विरोध में हैं। जो जहां है
उसका विकल्प व्यवस्था नहीं करके सुप्रीम कोर्ट का राय है आप हटा नहीं सकते। यहाँ पे जानते हैं जब कोयला खदान हो रहा है, ओपन कास्टिंग हो रहा है, तो बहुत से लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन पहला काम है उसका रोजी रोटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। ऐसे बहुत विस्थापित है जिसको आज तक रोजगार ठीक ढंग से नहीं मिला, वहां भागी हुआ, घर किसी का लिया, गांव किसी का लिया और पैसा लेकर के लाखों रुपए का रिश्वत देकर के वो किसी वजह से दूसरे का नौकरी मिल गया। अभी हम जब यहाँ आए तो हमारे यहाँ डीवीसी के अंडर के जो ठेका मजदूर थे, विस्थापित लोग जिसको काम मिलना था, वो हमें मेमोरेंडम दिए, आप जरा बोलो हमको छटाई कर दिया, हमारा काम नहीं दिया। डीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का मिला हुआ प्रतिष्ठान है, तो वो मजदूरों का बात कौन बोलेगा? बेरोजगार नौजवानों की बात कौन कहेगा? आज हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, एक पीढ़ी जो रोजगार की आप में, दूसरे वाले पीढ़ी को दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, दूसरे मुल्क में जाना पड़ रहा है, चाहे उच्च शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो। এরকম তো অবস্থা হওয়ার কথা ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম এই যে জ্যোতি বসু আর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছবিটা নিয়ে দেখলেন আপনারা, তারা কি চেয়েছিলেন? আমাদের পূর্বসূরীরা তিল তিল করে রাজ্য গড়ে তুলেছে, যেখানে সেচের ব্যবস্থা ছিল না সেচের ব্যবস্থা করেছে, এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি তিন ফসলি করেছে, যেখানে স্কুল ছিল না সেখানে স্কুল হয়েছে, যেখানে জুনিয়র ছিল সেখানে জুনিয়র হাই করেছে, জুনিয়র হাইকে হাই করেছে, হাইকে হাই স্কুল করেছে, স্কুল হোক মাদ্রাসা হোক। বামপন্থী যখন ছিলাম আমরা বলেছিলাম যারা স্কুলের বাইরে আছে, স্কুলে যাওয়ার বয়স আছে, তাদেরকে স্কুলে নিয়ে যেতে হবে, 100% এনরোলমেন্ট হবে। আর এখন মোদী মমতা স্কুল ছেড়ে দিন, প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তাকে যদি সরকার তুলে দেয়, তাহলে আমাদের মতো লোকজন আমরা শিক্ষিত হতে পারতাম না, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারতাম না। কম খরচায় পড়ার সুযোগ ছিল বলে প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়া হয়েছে। এখন মমতা ব্যানার্জি খেলা করছে, মেলা করছে, লুট করছে, কিন্তু স্কুলটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে যাতে ভবিষ্যতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে মদের দোকান খুলছে হাজার হাজার, আর কিছু ছেলে পুলেদের হাতে পয়সা দিচ্ছে, বাড়ি খাদান, গরু পাচার, কয়লা পাচার, সোনা পাচারের টাকা, আর তারপরে বলছে রাত को खाओ पियो, दिन को आराम करो, আর বোম্বে से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। এই যে আমাদের মহিলা সমিতির নেত্রী বলছিল না, শাহরুখ খান মেসিকে নিয়ে এসে ওইরকম খেলা মেলা হবে বলে সল্টলেক স্টেডিয়ামে, অনেকে মেসি ভক্ত আছে, হাজার হাজার টাকা দিয়েছে। ওখানে গিয়ে কি হচ্ছে, সব নেতারা, তৃণমূলের নেতারা, মন্ত্রীরা, তারা গিয়ে মমতা ব্যানার্জি ভাইপো ভাইজিরা, তাদের সন্তানরা সবকে ওখানে ছবি তুলছে। যাকে দেখতে গেল টাকা নিয়ে টিকিট দিয়ে, তাদের দেখা পেল না। মেসিকে বলছে তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই, কাকে দেখছে? অরূপ বিশ্বাসকে দেখছে। আরে ওই তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত চোর মন্ত্রীদের লোকে দেখতে চায় না স্টেডিয়ামে, তাদেরকে দেখতে চায় জেলের মধ্যে। আর বিজেপি কি করছে? জেল থেকে সেই মন্ত্রীদেরকে মুক্ত করে দিচ্ছে। এখন যে বলেছে একজন লোককে, সপ্রত দত্তকে বলছে আমি শাস্তি দিলাম, যেমন সুদীপ্তকে বলেছিল, তারপর কাগজে রোজ দেবে, টেলিভিশনে দেখাবে, একে নিয়ে যাচ্ছে, মুখ ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে, পুলিশের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, থানা নিয়ে যাচ্ছে, তারপর লোকে ঘুরে যাবে, খেল খাতাম, পয়সা হাজার। যারা দায়ী সেই ক্রীড়া মন্ত্রীকে শাস্তি করতে হবে, তাকে শাস্তি দিতে হবে, তাকে পদত্যাগ করতে হবে, তাহলে বরখাস্ত করতে হবে। তৃণমূলের দুই মন্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, কে বেশি ছবি তুলবে, কার বউ বাচ্চারা বেশি সামনে যাবে, কার ভাইপো ভাইজিরা সামনে যাবে। আর তাতে দাঁড়িয়ে আমাদের গোটা দেশের সামনে আমাদের মাথা হেট হয়ে গিয়েছে। বাংলা হিসেবে যে গর্ব ছিল, কেন এরকম হচ্ছে? কারণ আমাদের আগে মানুষ মনে করত গোটা দেশ, গোটা বিশ্ব রবীন্দ্রনাথের, রামমোহনের, বিদ্যাসাগরের, নজরুলের, রবীন্দ্রনাথের এ রাজ্য। আর এখন মনে করছে মমতা, পার্থ চ্যাটার্জি, অরূপ বিশ্বাস, ফিরাদ হাকিমের রাজ্য, অনুব্রত আর কাজল সেনের রাজ্য। আরো লুটেরাদের নাম করতে পারি। এখানে আসানসোল এলাকায় আগে ছিল সে তৃণমূলের লুটেরা ছিল, এখন সে বিজেপি হয়ে গেছে। মানে দুর্গাপুরে গিয়ে ভোট লুট করেনি আসানসোলের নিয়ম। শুভেন্দু তৃণমূলের হয়ে লুট করেছে, চিটফান্ড লুট করেছে, ভোট লুট করেছে, এখন বিজেপি ঝান্ডা ধরে নিয়েছে।
উল্টোটা হয়েছে। তবে আমার বললো বাবুল সুপ্রিয়, এর আর কত নাম করবো। তাহলে আমাদের বলেছিল যে তৃণমূলের যে অন্যায়, যে চুরি, যে দুর্নীতি, যে ধর্ষণ, যে খুন, তাকে শাস্তা করবে নবান্ন। শাস্তা কে করবে? ছাপ্পানি। ছাপ্পানি নয়, হ্যাঁ কে ছাপ্পানি? ছাপ্পান্ন কে ভুলে গেছে? अच्छा কোনো মানুষের छाती 56 इंच হয়? आप बोलो आपके गांव में, कजोड़ा में, आजू बाजू में 56 इंच का छाती वाला कोई पहलवान को आप देखे हो? है? कोई इंसान का छाती 56 इंच नहीं होता। हाथी का होता है, घोड़े का होता है, सांड का होता है, गंडार का होता है, कोई कोई जंगली सुअर का भी हो जाता है, लेकिन कोई इंसान का छाती 56 इंच वाला नहीं होता। तो मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है, वो क्या करती है? फेक न्यूज, जो सच में नहीं है वो आपके दिमाग में डाला जाता है। जैसे आपको मालूम होगा पहले व्हाट्सएप में आता था, पहले अभी तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कुतुब मीनार के नीचे क्या है, ताजमहल के नीचे क्या है, ये सब तो आता है ना। लेकिन पहले क्या आता था? स्विस बैंक में, जर्मन बैंक में काला धन है, अमुक नेता का है, अमुक नेता का है, बोलता था ना। आजकल आता तो क्या काला धन नहीं है? अरे भ्रष्टाचार नहीं है? मोदी क्या बोले थे? मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। और यहाँ आरएसएस के दलाल ये कहा था कि मोदी जाने का मतलब है आपका खाता में 14-15 लाख नहीं चला आएगा। हमने जब पार्लियामेंट में पूछा क्या हुआ तेरा वादा, क्यों नहीं आया 14-15 लाख? तो अरुण जेटली था उस वक्त मंत्री, वो बोला अरे हम क्या बोले नकदी देंगे, हम बोले खाता में आएगा। तो कैसे खाता में आएगा? हमारे बहनों को याद होगा जनधन खाता योजना बोला था ना मोदी, सबको बैंक में जाके बोला था बैंक में खाता खोलो, सब जगह बैंक में खाता लाइन लगाई थी ना। हाँ? अच्छा बात है, बैंक का खाता हो गया, लेकिन वो खाता में 14-15 लाख नहीं तो 14-15 हजार आया है? आया है? हम क्यों बोल रहे हैं बात? फिर अभी जब चुनाव आएगा तो फिर कहा जाएगा ये नहीं तो वो आएगा, वो नहीं तो वो आएगा, कुछ दिया जाएगा। ये लालच दिखाते हैं। चुनाव के वक्त 4 दिन की चौंदनी है, फिर अंधेरी रात है। वो 5 साल तक आप उसको भुगतना पड़ता है। अभी वोट आएगा तो ममता बनर्जी बोलेगी अरे हमें लक्ष्मी भांडार दी थी, बोले ना, हाँ? वो बोलेगा हम लाडली बहना देते हैं। और अभी क्या हो रहा है? तमन्ना खातून का नाम सुने हैं? 10 साल उम्र में नहीं हुआ था, चुनाव में तृणमूल जीतने के बाद उछाल आया, बम फेंका, घर के आंगन में वो खेलती हुई बच्ची को मार डाला। सही क्या? वहां रुका नहीं। परसों दिन रात को, आधी रात को फोन आया, मैं कल वहां एमपी था रायगंज का, इस्लामपुर से फोन आया कि कौशल्या खातून बोलकर की एक बच्ची 12 साल को हुआ था, क्लास 6 की बच्ची, तृणमूल के 2 गुट में ब्लॉक में आपस में बमबारी हो रहा है, गोली चल रहा है, और बंदूक के गोली से वो क्लास 6 की बच्ची कौशल्या खातून का मौत हो गया। परसों दिन आधी रात में वो फोन किया, कल सारा दिन कोई खबर नहीं था, आज अखबार में छापा है। आज दिन हो रहा है इलाका लौटाনোর জন্য, लूटे साम्राज्य विस्तार করার জন্য। अरे पहले तो सीपीआईएम को कत्ल किए थे हरमन बोल करके, माओवादी को लिया करके। आज पूरे बंगाल में तृणमूल के हाथ में तृणमूल कत्ल हो रहे हैं, मासूम बच्चियों की जान जा रही है। तो बोलेंगे आप कौन रुपया बांटेंगे और बाद में गोली और बंदूक बांटेंगे, दंगा फसाद करवाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, धोखाधड़ी है। तृणमूल कांग्रेस को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो आपके लिए सेवा करे। आरएसएस ममता को दुर्गा बनाया था, और उसके बाद दुर्गा ठाकुर के जैसा दर्शक भूल जाए, दर्शक में वास्तव में देवता এরকম মমতাকে বজরং দল, দুর্গা বাহিনী, আরএসএস নানান সংগঠন দিয়ে, কর্পোরেট ফান্ড দিয়ে, পুঁজিপতিদের টাকা দিয়ে, ইলেকট্রাল বন্ড দিয়ে, ঘুষের টাকা দিয়ে অস্ত্র সাজিয়েছিল कि लाल के केटे शेष करते हैं। ममता बनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था लाल झंडे खत्म करना पड़ेगा, इसलिए पिछले साल अमित शाह आए, सीधा नवंबर के 14 तल्ला में चले गए ममता के साथ, जाके बोलते हैं हम इतना खिलाया,
इतना पिलाया, इतना रुपया पैसा दिया, चोरी करने का, धांधली करने का इतना मौका दिया, आपको आपके भतीजा को जेल के बाहर रखा कि आप लाल झंडा को खत्म कर दोगे, फिर इतना लाल झंडा कहाँ से चलाया, इतना लोग कहाँ से चलाया। परेशान है बीजेपी। जो लोग खंडे पे नवान्नो के साहित्य করলে 56 আমরা বলেছিলাম কোন 56 না, বাংলাকে বাঁচাতে হবে। আর ওই চোরটাদেরকে নবান্ন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাতে হবে। কোন 56 না, কোন 356 না, কোন রাজভবন না। বাংলার মানুষ হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী, তপশিলি, কুর্মী, রাজবংশী সব যদি এক কাট্টা হয়ে যায়, বাংলাভাষী, হিন্দিভাষী, উর্দুভাষী সব যদি এক কাট্টা হয়ে যায়, তাহলে আমরা ওই চোরটাদের কলর ধরে টেনে নামাতে পারি। আর এই জন্যই বিজেপি মাঝখানে ঢুকে এসে হিন্দু মুসলমান করে বাংলা মানুষকে ভাগ করে দিচ্ছে। हम बटेंगे तो हम कटेंगे, हम लड़ेंगे तो वो बढ़ेंगे, और इस तरह से वो हमारे को बांट रहे हैं। এই যে ভোটের আগে মন্দির মসজিদের কথা বলছে, আরে মোহাম্মদ সেলিম জন্মানোর আগে, বিজেপি জন্মানোর আগে, তৃণমূল জন্মানোর আগে মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা তো ছিল, গির্জা তো ছিল, আবারও হবে। সরকারের কাজ হচ্ছে কারখানা তৈরি করা, কাজ দেওয়া, রাস্তা তৈরি করা, ব্রিজ তৈরি করা, হাসপাতাল তৈরি করা, স্কুল তৈরি করা। সরকারের কাজ মন্দির মসজিদ করা নয়। ममता बोल रही है हम वो जगन्नाथ मंदिर बनाएंगे, मोदी कह रहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उधर उसका ममता कह रही है बोल रहा है कि हम मस्जिद बना लेंगे। ममता भी वो तृणमूल के लोग बोलते हैं हर तरफ के तृणमूल के नेता एक करके राम मंदिर बना देगा, शिव मंदिर बना देगा, मस्जिद बना देगा। अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई पूजा पाठ के लिए नहीं, कोई इबादत के लिए नहीं। अरे इबादत तो कोई अपने घर तक की कोने में कर लेता है, मोहल्ले में जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वहां जाके सब झुका देता है। लेकिन चुनाव से पहले इतना ढकोसला करके करने का मतलब है कि वो धर्म के आड़ में अपना लूट खचोट का बाजार को गर्म करना चाहते हैं। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहीद हुई 1992 में, और उसके बाद करीब 4 दशक से हमारे को ये लड़ाने का सिलसिला जारी है। लेकिन तब तक हमारा डॉलर का कीमत उस वक्त 30 रुपया था, अभी वो 90-92 पार हो गया। पेट्रोल डीजल का कीमत 35 रुपया था, अभी वो 100 पार हो गया। मिट्टी का तेल का भाव क्या था और अभी क्या हो रहा है? आप जो सामान खरीदते हो बाजार में जाके, उसका क्या कीमत था और अभी क्या कीमत हो रहा है? लेकिन अदानी अंबानी बढ़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान का जितना जायदाद है उसका 60% ये 2 लोगों के पास है। आपके पास नहीं है। आपका सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब आपको अपना पॉकेट का पैसा खर्चा करके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल बंद होने का मतलब आपको जगह, जमीन, घोटी माटी बिक्री करे तब आपके चिकित्सा पेতে হবে। আপনি একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যেতেন, আজ থেকে 10 বছর আগে, 30 বছর আগে, 20 বছর আগে কত টাকা খরচ করতে হতো আর এখন কত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। जब आपका पैसा निकल रहा है, जब आप जीएसटी दे रहे हो, तब वो विज्ञापन नहीं देते हैं, और जब वो मरने से 2000 रुपया देंगे तो उसके लिए साइन लगा देते हैं। किसका पैसा? अरे पैसा हमारा आपका, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी का बाप का। पैसा हम जो मेहनत करते हैं लोग, अगर वो खदान से कोयला निकालते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क बनाते हैं, तब उनको रोजगार होता है, तब उनके पास पैसा आता है। किसान जब अपना खून पसीना करके खेती करता है, वो अनाज को बेचता है, उसके बाद उसके हाथ में पैसा आता है। जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोटी जब नहीं मिलता तो रोटी मैसर नहीं होता है। तो ये अभिषेक बनर्जी, ये अमित शाह, उसका बेटा जय शाह, वो कौन सा खड़ी में काम करता है, कौन सा मजदूरी करता है, कौन सा खेती में काम करता है, तो कहां से उसके पास पैसा आता है? इतना रुपया, इतना खाट बाट, लूट का पैसा।
हमारे को आपको लूटता है और लूट के अपने थोड़ा बिरयानी का पैकेट दे करके थोड़ा इधर उधर बात करके बोलता है तुम हमारा गुलाम बन जाओ, हम तुम्हें पैसा बांट रहे हैं। पैसा कोई किसी का बाप का खजाने से लाके नहीं देता है। किसान और मजदूर जो मेहनत करता है उसके एवज में जो कमाता है उसको पूरा मजदूरी फसल का पूरा कीमत मिलता नहीं है, वो पैसा चोरी होता है। बाली पचा है, सोना पचा है, पहला पचा है, तोरू पचा है, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়, আমাদের নদীগুলোকে মেরে ফেলছে, সব পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই শীতকালে আপনাকে নিঃশ্বাস নিতে হলে আপনার গলা বুঝে আসবে, শ্বাস রোগ হয়ে যাবে, चोट ज़्यादा करके हमारे फिजा को, हमारे हवा को, हमारे पानी को, हमारे नदी को, हमारे नाला को, वो सब को बर्बाद कर रहे हैं। आप कहते हैं उन्नयन जोर बच्चे विकास हो रहा है, मोदी कहते हैं विकास हो रहा है और ममता बोले उन्नयन जोर। दोनों में फर्क क्या भैया? बांग्ला में जिसको बोलता है उन्नयन, हिंदी में उसी को बोलता है विकास। जब बेरोजगार काम मांगता है तो मोदी बोले पकौड़ा तलो, बोलता है ना। ममता क्या बोलती है? तेरे भाजा। अब तेरे भाजा पकौड़ा में फर्क क्या है? जो हिंदी में पकौड़ा है वही बांग्ला में तेरे भाजा है। तो दरअसल ममता मोदी दोनों बेवकूफ बना रही है। कोई हिंदी में बेवकूफ बना रहा है, आखिर बांग्ला बोका बना। अक्कार पड़े अपना पोशाक, अपना थोड़ा, अपना मुख्य दूरी, आपका इबादत का तरीका, आपकी इबादत गाह को लेकर के वो सियासत कर रहे हैं। अरे এখানে যে আমরা বসে আছি, এখানে যে আমার দিদিরা বোনরা বসে আছে, কেউ শাড়ি পরেছে, কেউ সালোয়ার পরেছে, কেউ জিন্স পরতে পারে, কেউ চুড়িদার পরতে পারে, কেউ এখানে প্যান্ট পরেছে, কেউ লুঙ্গি পরবে, কেউ ধুতি পরবে, কেউ পায়জামা পরবে। আমরা স্বাধীনতার সময় থেকে বলে আসছি নানা ভাষা, হ্যাঁ, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। हमारा मुल्क अलग अलग जाति जनजाति, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोगों को लेकर के हमारा पोशाक अलग है, खुराक अलग है, लिबास अलग है, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं। वो क्या बोल रहे हैं? कश्मीर अलग, मणिपुर अलग सिर्फ नहीं, मणिपुर के अंदर कुकी अलग, मणिपुरी अलग, उत्तर बंगाल अलग, दक्षिण बंगाल अलग, हिंदी भाषी अलग, बंगला भाषी अलग, उर्दू भाषी अलग, दोनों विचार कर रहे हैं। जब बीजेपी हिंदू और मुसलमान के नाम में बांट रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाली और गैर बंगाली के नाम में बांट रही है। हमारे बचपन में वो फोर्स पेस सिलेंडर बना, फोर्स पे पुराने लोग को देखेंगे, फोर्स पे मतलब 4 चौक। वो क्या होता है? आप एक चौका लगे, उसको ऐसे काटो तो 2 हो जाएगा, फिर आप ऐसे काटो तो 4 हो जाएगा। तो बीजेपी धर्म के नाम में बांट रही है, ममता बनर्जी भाषा के नाम में बांट रही है, आज बंगाल को चौंकाने में बांट दे रही है। इसलिए बंगाल को बचाना है, बंगाल की जनता को भी हमें एक साथ करना है और एक साथ रखना है। भाषा हो या धर्म हो, अगर उसको एक साथ जीने का सलीका सिखाना है और एक साथ चलना है तो वो लाल झंडा को मालूम है। ज्योति बासु जब मुख्यमंत्री थे, किसी आरएसएस का हिम्मत नहीं था, कोई इलेक्शन कमीशन का हिम्मत नहीं था कि बोलेगा वोटर लिस्ट से आपको निकाल देंगे। तो मुठुआ के बोलू और मुसलमान के बोलू, सीएनआरसी लाकर के बोला था ना, मुसलमानों को नागरिकता खत्म कर देंगे, आज जो बांग्लादेश से आया है उद्वास्तु उसको हम रखेंगे। लोग समझे चलो हिंदू मुसलमान का है। अब ईसाइयत के नाम में दिखेगा वही मुतवा, সেই নওশূদ্র, সেই উদ্বাস্তু, তার উপর দাঁড়িয়ে এখন জুলুম হচ্ছে যে তোমার নাগরিকতা থাকবে না, তোমার ভোটার लिस्ट नाम থাকবে না। वो धोखा दिए ना। हमारे यहाँ से दूसरे राज्य में लोग काम करने जाते हैं, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर उनके ऊपर अत्याचार होता है। यहाँ हमने देखा बानपुर में तृणमूल के नेता जो बिहार से, झारखंड से मजदूर आए यहाँ काम करने के लिए, बोलते हैं तुम दूसरा रास्ता आए हो, यहाँ काम नहीं करने मिलेगा। बताइए, जो काम बीजेपी कर रही है, बजरंग दल कर रही है, आरएसएस कर रही है दूसरे राज्य में, वही काम तृणमूल वाले यहाँ कर रहे हैं। फर्क क्या है? दोनों का उसूल पॉलिसी एक है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर, लोगों को बांटो। हम जितना बटेंगे उतना घटेंगे, इसलिए हमें एक साथ होना पड़ेगा। हमारा नारा है आवाज दो हम एक हैं,
हम जब बोलेंगे आवाज दो, आपको बोलना पड़ेगा आवाज दो। ये रानीगंज में, आसनसोल में खास करके हमें बोलना पड़ता है। इमाम साहब का 10वां पढ़ने वाला बच्चे को कत्ल किया गया था। उस वक्त तृणमूल वाले बोले ये बापुल सुप्रीयो जो है बीजेपी वाला, यही दंगावाद है। ममता बोली और बाद में उसको बालीगंज में ले जाकर जिता करके मंत्री बना दी। तो वो किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दरअसल उनका काम है इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। हर चुनाव का ऐसा होता है। हमको पुराना बात याद आ गया, समय है वो बचपन में मिठाई दुकान जाता था ना, तो साइज छोटा था, इतना लंबा नहीं था, ऐसे करके हाथना पड़ता था और दादी बोलती थी ये मिठाई ले आओ, वो मिठाई ले आओ। तो अब मिठाई वाला क्या करता, वो हमें मिठाई देने के बजाय वो ट्रेन में सब मीठा सजा रखा ना, तो इधर कटके लेकर के इधर रखता था, उधर कटके लेकर के इधर रखता था। मतलब तो मिठाई दे दो तो जल्दी से, तो हटाता था, रखता था। तो बाद में जब थोड़ा बड़े हो गए, धीरे से करने लगे, तो चंदन में ले जाते थे। तो हम ड्राइवर से पूछे, भाई हम तब भी देखते थे, अभी देखते हैं, आप ये ट्रेन को हमेशा इधर से उधर क्यों करते हैं? उधर देखो दुकान जो खरीदार आता है ना, तो सामने जो माल रहता है ना, वो मांगता है। तो हमारे जो बासी माल है ना, उसको हमको सामने ले आना पड़ता है, और जो ताजा माल है ना, उसको पीछे ले आना पड़ता है। तो तृणमूल और बीजेपी के अंदर ये है। आज का जो तृणमूल है वो समझ लो पुराना बीजेपी का बासी माल है, आज का जो बीजेपी है वो पुराना तृणमूल का बासी माल है। सिर्फ लाल झंडा दावा के साथ ये कह सकता है, देश को अगर बचाना है, बंगाल को बचाना है, बंगाल को बचाना है, तो मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर सबको इकट्ठा करना है। और हमारे जो वर्ग के सदस्य है, उसको लड़ने के लिए नए खून, नए ताकत, नए जोश, नए उमंग को लाने की जरूरत है। 11 साल से हमें कॉलेज में, विश्वविद्यालय में बोला लाल झंडा फहरा नहीं पाएगा, यूनियन नहीं कर पाएगा, एसएफआई नहीं कर पाएगा, बोला ना, जुलूस नहीं कर पाएगा, स्लोगन नहीं दे पाएगा। आज बीजेपी के अंदर देखो, नए पीढ़ी के कोई नेता नहीं है। पुराना तृणमूल से खरीदा हुआ वो पांडा वाला था ना, उसको ले आया। और बीजेपी के अंदर देखो, तृणमूल के अंदर देखो, पुराना इनका माल उसके पास है। अगर नए पीढ़ी के नेता किसी संगठन के अंदर बंगाल में है, नए चेहरा है, तो वो लाल झंडे के पास है। हमारे नौजवान पीढ़ी, हमारे नए उम्र के लोग, उनको लेकर के हमारा ये बांग्ला बचाओ यात्रा चल रहा है। संघर्ष को तेज करना है, संघर्ष लंबी है, लेकिन हमें थकना नहीं है। बोले अरे तो हेरे बेची बोले ना, मैंने बोले আমরা হেরে গেছি, কিন্তু আমরা হারিয়ে যাইনি। এই পদযাত্রা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় এই বার্তা দিয়েছে। যারা একটু মরে গিয়েছিল, যারা একটু সরে গিয়েছিল, যারা একটু ভয় পেয়েছিল, বা যারা তো আমাদেরই জন্য, আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি, অহমিকা, अहम करार जो लोग थोड़ा इधर उधर हट गए थे, हम वो सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये लड़ाई मजबूती से लड़ना पड़ेगा। अगर मजबूती से लड़ाई लड़ना है तो हमारे संगठनों को मजबूत करना है, और वो काम आप करेंगे। इस बार का लड़ाई आर पार का लड़ाई होगा, और उस लड़ाई के लिए आप तैयार होंगे। है तैयार? है तैयार? हमें लड़ाई रानीगंजेर माटिते बोलছি, অনেক লড়াই, অনেক আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস আছে। বসে আছেন। और इस बंगाल को अगर बचाना है, जिले को अगर बचाना है, तो रानीगंज को फिर से रानीगंज का अपने जो हैसियत है उस हैसियत में लौटाना है, और वो काम ये लाल झंडा करेगी। आप सब लोग शामिल होंगे। इतना कहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं।